चला जाता है। सो ये अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह ऐसे हुआ है। सो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 100% इन्वर्जन हो गई है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जबकि इन दैट काइंड ऑफ द केस SN1 के अंदर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को, पॉइंट को मेंशन करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूँ, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 50% इन्वर्जन होगी और यहाँ पर 50% रिटेंशन ऑक्यूपाई होगी। रिटेंशन से मुराद है रिटेन रहेगा। जैसे अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है वैसे अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे यहाँ पर। सो इसे कहते हैं रिटेंशन। और इन्वर्जन से मुराद है जहाँ अल्काइल ग्रुप मौजूद है एज लाइक दैट अम्ब्रेला की फॉर्मेशन में वो स्प्लिट हो गए आगे चले। सो ये हमारे पास पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आगे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं रेस करने लगा हूँ, तो जरा गौर से देख लीजिएगा। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, मैकेनिज्म फॉर्मेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो कौन कौन से पॉइंट थे? एक था मेरे पास नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसे मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट मैकेनिज्म का डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने फॉर्मेशन का डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कस किया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अब मैं इसे मिटाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का भी डिस्कस करके बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लिहाजा मैं सारे पॉइंट्स जितने भी बना रहा हूँ मैं मैकेनिज्म को देखते हुए बना रहा हूँ, तो मैकेनिज्म को मैं लिखा रहने देता हूँ। इसे देख लें एक मरतबा, फिर इसे मैं मिटा देता हूँ। जी यहां पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ था तो वो लिख देते हैं। और यहां पर हमारे पास R ग्रुप, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पहले R ग्रुप और R पॉजिटिव, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया तो R ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, और R ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। और लिविंग ग्रुप एज वी नो दैट वो लीव कर जाएगा। रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन और इन्वर्जन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। SN2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और फिर SN1 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो sp3 है, यहाँ पर देखें तो sp2 है, और उसके बाद फिर से क्या आती है sp3। तो सर कैसे इसे समझेंगे इजी वे से समझने के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो यहाँ पर लॉन पेयर नहीं है तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 है तो sp3। यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 तो sp2, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जरा देखिएगा 1 2 3 एंड 4 सो sp3। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 एंड sp3। इन दैट काइंड ऑफ द केस which one in SN1 reaction number of sigma bond plus lone pair of electron। तो number of sigma bond नहीं है, number of sigma bond सिर्फ है, lone pair नहीं है। so 1 2 3 and 4 sp3, 1 2 and 3 sp2, 1 2 3 and 4 sp3। so you can say that here for hybridization in SN1 nucleophilic substitution unimolecular reaction sp3 sp2 and sp3। so hybridization सेम है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो मैं पॉइंट यहां पर भी मेंशन कर देता हूं इंटरमीडिएट स्टेट का। इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट का पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर भी मेंशन करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट।
सो स्टूडेंट, यहां पर जो इंटरमीडिएट स्टेट है, एज वी नो दैट इट्स ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। यहां पर जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो कार्बोकैटायन की स्टेट, सो कार्बोकैटायन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि यहां से कौन सा पॉइंट इसमें से निकलेगा जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मॉलिक्यूलैरिटी की तरफ जाते हैं और फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखते हैं और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि काइनेटिक स्टडी क्या है और रेट क्या है इसका। सो अगर मॉलिक्यूलैरिटी यहां से देखी जाए, मॉलिक्यूलैरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी है और यहां पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है। सो इन दैट केस मॉलिक्यूलैरिटी 2। यहां पर अगर मॉलिक्यूलैरिटी को आप देखते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी आप देखते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन जो बना है। कैसे बना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन हुई है। सो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी आएगी 1। अगर काइनेटिक्स की बात की जाए, मींस के ऑर्डर की बात की जाए, चलें ऑर्डर की बात करते हैं तो यहां पर ऑर्डर हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। नेक्स्ट इसे मिटाते हैं। अगर यहां पर, क्योंकि हमारे पास नीचे स्पेस मौजूद है, तो हम यहां पर रेट को मेंशन करते हैं। स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट, और उसके बाद यहां पर जरा गौर से देखिएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड, सो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड। अगर स्टूडेंट यहां पर आप रेट के बारे में बात करें तो यहां पर रेट कांस्टेंट फैक्टर अंडरस्टूड बात है, और उसके बाद क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। सो आप रेट से ऑर्डर और ऑर्डर से मॉलिक्यूलैरिटी भी देख सकते हैं, रेट से ऑर्डर और ऑर्डर से मॉलिक्यूलैरिटी भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट के बाद अबाउट दैट फॉर मॉलिक्यूलैरिटी भी डिस्कस कर ली, हमने इसके ऑर्डर को भी देख लिया है और हमने इसके रेट को भी डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो इसे एक दफ़ा आप देख लें, मैं इसे रेज करने लगूँ। यहां पर अब हमारे पास सॉल्वेंट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है कि सॉल्वेंट SN2 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर और सॉल्वेंट SN1 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से मुराद ये अल्कोहल हो सकता है या वाटर हो सकता है, जबकि यहां पर हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज होता है वो हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में DMF की एग्जांपल, DMSO की एग्जांपल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। एक अहम बात, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होती है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा
इस केस के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है तो वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ यहां पर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी अटैक पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। इस केस के अंदर अगर आप न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए? इस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई मसला नहीं, बिकॉज इस केस के अंदर हमारे पास कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन कंप्लीटली पॉजिटिव है, इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच, हैलोजन अटैच नहीं है। अल्काइल ग्रुप तो है, हैलोजन अटैच नहीं है। सो यहाँ पर एक वीक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, बट इस केस के अंदर हमेशा से बैक साइड से, ऑपोजिट साइड से अटैक होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी अटैक पॉसिबल, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो हमने ऑर्डर रेट के बाद सॉल्वेंट को भी डिस्कस कर लिया और लास्ट के ऊपर हमने न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को भी देख लिया। सो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जनरल पॉइंट्स थे। यहां पर सिर्फ एक बात करना बहुत जरूरी है, तो वह मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 होगा या फिर SN1 होगा। तो उन फैक्टर को सिर्फ 2 पॉइंट्स के अंदर देख लेते हैं और फिर हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर इसे मिटाता हूं। और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें यह पता चल जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। सो वो पॉइंट्स कौन से हैं? हम फैक्टर्स में अगर देखें इसे, ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि अगर एग्जाम के अंदर आपके MCQs आए या कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपको ये समझना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास CH3 हो, मिथाइल हो, आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट जैसे हमने वहां पर एक्सप्लेन किया, या आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, ये सबस्ट्रेट हो। तो याद रखिएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और मिथाइल, ठीक है, ये अगर हमारे पास हो तो रिएक्शन होता है टूवर्ड्स SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एज वी नो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 11 में भी हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस केस के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों होते हैं, जबकि इस केस के अंदर आपको पता है कि पहले आयोनाइजेशन होती है और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और टर्शियरी अगर अल्काइल हैलाइड हो, सबस्ट्रेट आपके पास हो तो SN1। इट्स मीन अगर आपके पास सिर्फ सबस्ट्रेट आ जाए तो आप पहचान सकते हैं कि SN2 किस में पॉसिबल है और SN1 किस में पॉसिबल है। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारे पास किसके बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में। एक और पॉइंट है, आप सॉल्वेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर की तरफ मूव करेगा और कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर की तरफ मूव करेगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट पोलर, एज वी नो दैट पोलर एप्रोटिक होता है तो अंडरस्टूड बात है SN2, और अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक होता है सो SN1। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक से मुराद अल्कोहल इसमें हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया आपको, और वाटर हो सकता है। पोलर एप्रोटिक के अंदर जो जनरल एग्जांपल है DMF है और DMSO है, डाई मेथाइल सल्फोक्साइड डाई मेथाइल फॉर्म अमाइड। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि सबस्ट्रेट और सॉल्वेंट, आप इनके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा। तो इसे जल्दी से आप देख लीजिए। लास्ट के ऊपर यहां पर ही मेंशन कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ। आप न्यूक्लियोफाइल से भी पहचान जाएंगे
कि उसे SN2 की तरफ जाना चाहिए या SN1 की तरफ। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, देन दे मूव टूवर्ड SN2 क्योंकि इसने ऑपोजिट साइड से अटैक करना है। और अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक है देन दे मूव टूवर्ड्स द SN1। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्विक रिवीजन और डिस्कशन के अंदर हमने रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया जनरली तौर पर, और उसके बाद हमने उसके अंदर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जनरल पैटर्न की फॉर्मेशन में डिस्कस किया, और फिर हमने SN1 और SN2 को डिटेल में देखा। सो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसे तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।